नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पे लीगल इटर्निटी अर्पित कुमार इलाहाबादिया के चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को हिस्ट्री से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक गुप्ता एम्पायर के बारे में बताऊंगा। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये टॉपिक पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें और अपने दोस्त अर्पित कुमार इलाहाबादिया को भी लाइक सब्सक्राइब करते रहें। तो अब चलते हैं गुप्ता एम्पायर के बारे में समझते हैं। गुप्ता एम्पायर बेसिकली कोई भी एम्पायर हो, एम्पायर का मतलब होता है साम्राज्य। जब उस साम्राज्य में बहुत सारी चीज़ें होंगी, कोई भी साम्राज्य ऐसे ही नहीं बन जाता। उसको जीतने के लिए राजा हो या कोई भी जो भी वहाँ की रूलर रहे हैं या जो भी वहाँ के बड़े बड़े तानाशाह रहे हैं, उन्होंने उस पर अपना परिश्रम दिया होता है। चाहे वो पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन की बात रही हो, वहाँ साम्राज्य बनाने के लिए वहाँ के किस तरीके के एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है, किस प्रकार की सोसाइटी है, कैसी उनकी रणनीति है, कैसी स्ट्रेटजी है, कैसा वहाँ का गवर्नेंस सिस्टम है। तो आज हम पूरे एम्पायर की बात करेंगे। जैसे आजकल आप अपने ज़माने में एम्पायर देखते हैं कि पहले के ज़माने में जो सत्ता होती थी वो राजाओं के पास थी, जो सोवरेनिटी थी जिसको हम कहते हैं। जैसे आज के ज़माने में हम संप्रभुत्व की बात करते हैं, तो संप्रभुत्व का मतलब है कि जो स्टेट है वो अपने आप में संप्रभुत्व है। तो हमारा संप्रभुत्व जो हमारा इंडिया है वो पूरी तरीके संप्रभुत्व है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए जैसे हमारे देश की सोवरेनिटी पार्लियामेंट और कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा चलती है, वही उसी प्रकार से जो पहले के राजा होते थे वो सोवरेन होते थे। उन्हीं के आधार पे पूरा उनका एम्पायर बनता था। तो आज मैं आप लोगों को गुप्ता एम्पायर के बारे में बताऊंगा, जो कि 320 एडी से लेकर 500 के बीच में रहा। लेकिन उससे पहले गुप्ता एम्पायर कहाँ कहाँ फैला था, तो इस मैप के जरिए हम लोग देख सकते हैं कि गुप्ता एम्पायर अपने आप में एक बहुत ही बड़ा एम्पायर था। इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं आज आप लोगों को बताता हूँ कि गुप्ता एम्पायर कहाँ कहाँ फैला था। तो आप सिंध प्रांत में देख लीजिए, पाकिस्तान के कुछ हिस्से में था, सांची मध्य प्रदेश का हिस्सा था, अयोध्या का हिस्सा था, नालंदा का था, पाटलिपुत्र का था, गंगा किनारे के जो कुछ गंगाज रीजन था उधर साइड भी इन लोगों के जो कह सकते हैं कि एम्पायर फैला हुआ था। तो आज मैं इसके बारे में पूरा डिटेल में बात करूंगा कि गुप्ता रूलर कौन कौन से थे, किस प्रकार से कौन सा रूलर कितना शक्तिशाली था, उसकी स्ट्रेटजी क्या थी, कौन कौन सी वो पॉलिसी लेकर आया, कि किस नाम से वो पुकारे जाते थे। तो आज सब चीज़ों पे बात करेंगे। तो गुप्ता रूलर को जो सबसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम जो है उसने इस गुप्ता रूलर को शुरुआत की। जो पहला किंग था गुप्ता एम्पायर का, ये जो एडी 320 से लेकर 340 के बीच में गुप्ता एम्पायर की बात के बारे में हमको पता चलता है। जो सबसे बड़े बड़े गुप्ता रूलर हुए उसमें से समुद्रगुप्त जो 340 से 380 एडी के बीच रहा, जिसने पूरी तरीके से जो किंगडम था, जो उसकी हुकूमत थी, उसको एक्सपैंड किया, उसको बढ़ाया। उसने जो सेक्स रूलर थे उनको भी डिफीट करा। तो इसके बारे में समुद्रगुप्त को हम नेपोलियन सेकेंड नेपोलियन भी जानते हैं। तो उसके बारे में मैं पूरा डिटेल में बात करूंगा। फिर चंद्रगुप्त गुप्ता सेकेंड विक्रमादित्य है, जो कि 380 से 415 एडी के बीच में रहे। इन्होंने अपने ट्रेड को बढ़ाने के लिए, ताकि उनके जो इकोनॉमी है उनके राज्य की बेहतर हो सके, ट्रेड का एक्सपेंशन किया जा सके, जिन्होंने ना केवल इंडिया में बट कि मेडिटेरियन वर्ल्ड से भी इन्होंने अपनी प्रॉफिट ट्रेड को बढ़ाया, जिससे जो उनके ट्रेडिंग पार्टनर और भी कंट्रियों के साथ उनके रहे। लेकिन हून के इन्वेजन के कारण जो गुप्ता किंग था उसको डिफीट मिली। हून जो इन्वेंशन था उसने गुप्ता राजाओं को हरा दिया। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी आप लोगों तक मैं ला रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आएगा। जैसे इनका अगर हम लोग देखें तो इनका भी काफ़ी बड़ा साम्राज्य, नेपाल जैसे है, बोध गया है, वाराणसी है, इधर साइड हिमालय, कश्मीर, ये चारों तरफ जो इनका इधर आप इधर देख लीजिए तो आप को गुजरात साइड। तो ये इनका जो भी एम्पायर का एक्सपेंशन था या ट्रेड से रिलेटेड एक्टिविटी थी वो यहाँ पे चलती थी। तो अब हम लोग गुप्ता एम्पायर को के बारे में समझने का बात करते हैं। तो उन्होंने गुप्ता एम्पायर में जो कुमार देवी थी, चंद्रगुप्त और कुमार देवी के बारे में कि वो लोग सिंदूर को अपनी क्वीन कुमार देवी के नाम पे एक रिंग को ऑफर करा
जो चंद्रा थे ब्राह्मणी स्क्रिप्ट में दिया गया है कि जो ब्राह्मणी स्क्रिप्ट है वो इसी समय से आई, जो कि रिटेन की गई है लेफ्ट आर्म ऑफ द किंग वाइल श्री कुमार देवी रिटेन नियर राइट हैंड ऑफ द क्वीन। तो वही है जो ब्राह्मणी स्क्रिप्ट है वो लेफ्ट आर्म से राजा के लिखी गई है, जबकि जो कुमार देवी है वो राइट हैंड ऑफ द क्वीन के उससे लिखी गई। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो गुप्ता एम्पायर में कहाँ कहाँ से कौन कौन सिक्के चलते थे कि उसके बारे में सारी बातें हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। कोई भी एम्पायर हो, वहाँ की सोसाइटी कैसी थी, वहाँ की इकोनॉमिक व्यवस्था कैसी थी, वहाँ क्या कौन कौन से गवर्नेंस की पॉलिसी से सिक्योरिटी के लिए राजा क्या करते थे, वहाँ के फिलासफर कौन थे, किस प्रकार से वहाँ अलग अलग फिलासफर आए, कितना उन्होंने एक्सपेंशन करा, कोई भी एम्पायर हो वो सब इन्हीं चीज़ों पे बारे में बात करता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। तो रिवर्स ऑफ कॉइन सो दैट गॉडेस, जो कॉइन पहले के ज़माने में वो गणेश जो लक्ष्मी है उनके बारे में शो करता है। इससे ये पता चलता है कि जो गुप्ता के राजा थे वो कहीं ना कहीं गॉडेस लक्ष्मी को मानते थे या उनका भगवान के प्रति फेथ था। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। अब एक बहुत ही ट्रैवलर था फाइयान, जो चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क था, जो कि सबसे पहले सिल्क रूट के जरिए इंडिया में 5 सेंचुरी बीसी में विजिट करा। उसने देखा कि जो यहाँ के लोग हैं वो बहुत हैप्पी हैं, वो उनके बिना किसी फ्री हैं, गवर्नमेंट की ऑपरेशन नहीं है उनका, वो पूरी तरीके से चैरिटी पे विश्वास करते हैं, कॉस्टिटी पे विश्वास करते हैं। तो उसने ये पाया, क्योंकि कोई भी ट्रैवलर कहीं भी जाते हैं हम वहाँ के कल्चर को देखते हैं, हम वहाँ के लोगों को देखते हैं, वहाँ का किस प्रकार रहन सहन है, कैसी वहाँ की सामाजिक व्यवस्था है, किस प्रकार से लोग कितना उनके पास डिसीजन मेकिंग की क्षमता है, किस प्रकार की उनकी लाइफ स्टाइल है। तो उसी प्रकार से फाइयान भी आया, उसने ये देखा और पाया कि जो यहाँ के लोग हैं वो बहुत हैप्पी हैं, उनको गवर्नमेंट ऑपरेशन कोई भी काम में गवर्नमेंट का दखल बहुत कम है, और यहाँ के लोग बहुत ही दयालु हैं और चैरिटी पे विश्वास रहते हैं। तो उसने यहाँ के कल्चर को समझा, यहाँ जिया और वहाँ जाके उसने इंडिया के बारे में बताया। तो हमारी जो उपलब्धि है, कल्चरल एक्सीलेंस है, वो इंटरनेशनल लेवल पर भी गई। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। अब गुप्ता एम्पायर इतना शक्तिशाली एम्पायर था कि हम इसको गोल्डन एज भी कहते हैं, क्योंकि इस एज में बहुत सारे बड़े बड़े विद्वान हुए, बहुत सारा ट्रेड इन्होंने किया, बहुत अच्छी बेहतर वहाँ की सोशल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था। तो उन्हीं चीज़ों पे बात हम लोग करते हैं। तो हम लोग समझते हैं गुप्ता एम्पायर के बारे में। जो गुप्ता एम्पायर है उसका अगर आप लोग देखें तो इसका बहुत ज़्यादा आप लोग एम्पायर फैला देख रहे हैं कि ये मगध में था, ये मालवा में था, ये कच्छ में था, ये मथुरा में ये फैला था, दिल्ली में फैला था, इधर बिहार के नालंदा में फैला था। तो ये कुछ ट्रेड जो हैं वो अलग अलग एम्पायर के, रोमन बैरियन एम्पायर के साथ इनके ट्रेड थे, जहाँ पे ये लोग ट्रेड करते थे, चाहे वो अराबिया रीजन में रहा हो, इधर आप लोग देख ले सीरिया में फैला था, और इधर आप लोग चले जाए मेसोपोटामिया का रीजन था, आर्मेनिया था, कजाकिस्तान था, पर्थिया स्ट्रक्चर है, यहाँ से सारी चीज़ों का आदान प्रदान होता था, ट्रेड के रिलेटेड चीज़ें, कोई इक्विपमेंट की बात हो या कोई अब मसाले हों, इन सारी चीज़ों का व्यापार होता था। तो ये सारी चीज़ें जिसमें से स्पाइस का हो गया, कपड़ा की बात हो गई, कॉटन गुड की बात हो गई, राइस और व्हीट का व्यापार होता था, गोल्ड और इन सारी चीज़ों का, ज्वेलरी से रिलेटेड बे ऑफ बंगाल के जरिए, इधर से अराबियन सी के जरिए आदान प्रदान होता था, कॉटन गुड का होता था। तो इसीलिए काफ़ी समृद्ध एम्पायर था, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रकार से ट्रेडिंग होती थी, जिससे उनके पास बहुत ज़्यादा कैपिटल आती थी और बहुत ज़्यादा उनका इकोनॉमिक प्रॉस्पर्टी थी। इसीलिए हम गुप्ता एज जो है उसको हम गोल्डन एज के नाम से जानते हैं। और गोल्डन एज में बहुत बड़े फिलासफर हुए, जैसे कालिदास इसी समय थे, जो इंडियन के ग्रेटेस्ट फिलासफर हुए। इन्होंने बहुत सारे फेमस प्ले लिखे, जिसमें से शकुंतला हो गया, जो कि विक्रमादित्य के समय लिखी गई। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़, जिनको इंडिया का शेक्सपियर भी कहा जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। आर्ट से बहुत ज़्यादा ये लोग इन्फ्लुएंस हुए।
जाइए आप देख लीजिए, गौतम बुद्ध की आर्ट हो, महावीरा की आर्ट हो, कलिंगा की आर्ट हो, जो सारी चीज़ें हैं उसके बारे में ये ग्रेटली इन्फ्लुएंस हुए। साउथ एशियन एशियन आर्ट हो या कोई भी आर्किटेक्चर हो, तो गुप्ता का जो अचीवमेंट है वो बहुत तगड़ा है। अगर मैं इसके अचीवमेंट के बारे में बात करूं तो इस समय बहुत सारी चीज़ों का अचीवमेंट हुआ, जिसमें से 1000 डिसीज अलग अलग प्रकार के क्लासीफाइड किए गए। आज 500 जो है प्लांट वो आइडेंटिफाई किए गए। प्रिंटेड मेडिकल जो गाइड है वो उनको आइडेंटिफाई किया गया। प्लास्टिक सर्जरी के बारे में सबसे पहले मेडिसिन के बारे में पता चला। सी सेक्शन किस प्रकार से परफॉर्म किया जाता है उसके बारे में पता चला। फिर इधर आप लोग लिटरेचर में कालिदास के जो अचीवमेंट है उनके बारे में। एस्ट्रोनॉमी में जो सोलर कैलेंडर है, हम लोग देखते हैं कि अर्थ अपने चारों ओर घूमती है, एस्ट्रोनॉमी के बारे में बातचीत हुई। मैथमेटिकल्स में पाई के मान के बारे में पता चला। डेसिमल सिस्टम कहाँ से आया, वो सब जो खोज हुई, या जो बड़े बड़े फिलासफर हुए, चाहे वो आर्मीरा हो या कालिदास हो, या कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो की जो खोज हुई, वो गुप्ता एम्पायर का एक अचीवमेंट दिखता है। इसीलिए गुप्ता एम्पायर को हम गोल्डन एज कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ों का विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ, बहुत सारी प्रॉस्पर्टी और कल्चरल एक्सीलेंस आया। इसकी वजह से गुप्ता जो अचीवमेंट हुआ वो बहुत बेहतर तरीके से निकल के आया। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। तो अब कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ों की तरफ चलते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। अब यही सब बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें से उन्होंने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए बहुत दूसरे जो डिप्लोमेट अलायंस है उनसे समझौता करा, मैरिज करी, जो फर्टाइल लैंड और मिनरल्स ताकि वो ऐड कर सकें और अपनी इकनॉमी को और बेहतर बना सकें। तो ये कुछ उनकी स्ट्रेटजी थी, हम कह सकते हैं डिप्लोमेटिक रिलेशन हो या कोई कूटनीतिक जो अपना एक स्ट्रेटजी होता है, ये सारी चीज़ें स्ट्रेटजिक जो उनका पार्टनरशिप होती है, इस प्रकार की चीज़ें पहले भी होती थी। वो डिप्लोमेटिक अलायंस करते थे, ट्रीटी करते थे, इस तरीके से वो दूसरे कंट्रियों से कोऑपरेशन या दूसरे राजाओं से कोऑपरेशन लेते थे, जिससे वो अपने जो उनका एम्पायर है उसका एक्सपेंशन भी कर सकें, साथ ही साथ सिक्योरिटिकल बेसिस पे अपने को मजबूत कर सकें। अपना जो उनका एक मिलिट्री बेस है या मिलिट्री एम्पायर उसको बेहतर कर, ताकि जब युद्ध का समय आए या लड़ाई का समय आए तो वो अपने को काफ़ी मजबूत महसूस कर सके। तो ये कुछ स्ट्रेटजियाँ होती थी जिससे वो सही तरीके से अपनी प्रजा का ध्यान रखते हुए और साथ ही साथ अपने राज्य को भी बेहतर रूप से, सुचारू रूप से अपनी गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन को चला सकें। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आए होंगे। उस समय में कुछ कंटेम्पररी एम्पायर भी हुए, जिसमें से रोमन एम्पायर उसी समय यूरोप में फल फूल रहा था, पर्सियन एम्पायर भी फूल रहा था, हुन्स जो चाइना में थे वो भी फल रहे थे, और भी बहुत सारे रीजनल ट्राइब या लोकल जो छोटे छोटे राज्य थे या छोटे छोटे हुकूमत थी या एम्पायर थी उस समय चल रही थी। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो गुप्ता के समय से चली आ रही थी, क्योंकि गुप्ता एम्पायर अपने आप में एक बहुत बड़ा एम्पायर है, जिसकी वजह से आप लोगों को मैं जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ कि कंटेम्पररी एम्पायर भी उसी समय फल फूल रहे थे। तो हम अगर इसकी बात करें तो इसमें बहुत सारे पिलर इंस्क्रिप्शन अलग अलग बनाए, जिसमें से प्रयाग प्रशास्ति का इंस्क्रिप्शन है, मेहरौली प्रास्ती के बारे में, लिटरेचर उस समय जो कला और संस्कृति चल रही थी या साहित्य के क्षेत्र में कालिदास की लिटरेचर हो या उनकी भाषा हो या फाहियान जो ट्रेवलर आया, और भी बहुत सारी पेंटिंग आर्किटेक्चर के बारे में। मैं अजंता के गोल्ड कॉइन को इसी समय इसका विस्तार किया गया। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी आप लोगों के सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आएगा। क्रोनोलॉजी को समझे तो श्री गुप्ता ने इसको वो करा, इसके बाद फिर चंद्रगुप्त प्रथम आया, फिर चंद्रगुप्त सेकंड आया, फिर इसके बाद स्कंदगुप्त आया, स्कंदगुप्त के बाद फिर आप लोग समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ते हैं, फिर कुमार गुप्त के बारे में पढ़ते हैं। इस तरीके से गुप्ता की जो क्रोनोलॉजी है या गुप्ता का जो एम्पायर है वो इस तरीके से बढ़ा। आप चंद्रगुप्त वन के बारे में समझे तो जो चंद्रगुप्त वन ने ही गुप्ता ईरा को स्टार्ट करा। इसको गोल्डन पीरियड इंडियन हिस्ट्री का कहा जाता है, क्योंकि मैं बताया कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हुई, चाहे वो
मैथमेटिक्स के क्षेत्र में हो, चाहे जीरो का आविष्कार हो, या डेसिमल सिस्टम की बात हो, या एस्ट्रोनॉमी की कोई भी बात हुई हो, या मेडिसिन के क्षेत्र में बहुत सारी चीज़ें, डिसीज की कोई जानकारी हो, आर्ट और लिटरेचर में या फिलॉसफिकल चीज़ों पे जो बहुत सारी रचना कालिदास के द्वारा की गई, उनको इस समय का शेक्सपियर ऑफ इंडिया भी माना जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें से उन्होंने सारी चीज़ों के बारे में बात करा है। तो चंद्रगुप्त जो है वो काफ़ी पीसफुल रूलर था, क्योंकि इसका मेन होता था कि ये दूसरों से अलायंस कर लेता था ताकि अपने को मजबूत महसूस कर सके और डिप्लोमेसी और मैरिज के जरिए अपने राज्य का भी विस्तार कर सके, साथ ही साथ अपनी जो एम्पायर है उसको बेहतर पोजीशन पे ला सके, एक बिना फियर फ्री सिक्योरिटी से रहे और बेहतर उसका रिलेशन बना रहे, जिससे उसको ट्रेड एंड कॉमर्स में हर चीज़ में मदद मिल सके, कोऑपरेशन मिल सके। और इसने लिच्छावी प्रिंस की कुमार देवी के साथ मैरिज किया। रिलीज गोल्ड कॉइन, इसने गोल्ड कॉइन रिलीज करा अपने वाइफ के नाम पे जब उसने मैरिज करी, और पॉलिटिकल अलायंस बने जिससे वो दूसरे जो एम्पायर है उनसे भी बेहतर उसके संबंध बने रहे, और इमरजेंसी के समय सिचुएशन में या जब सिक्योरिटी की प्रॉब्लम हो तो वो उसकी मदद करे और उसके राज्य को सुपरविजन और कंट्रोल बेहतर हो सके, और साथ ही साथ उसके अच्छे संबंध बने सके जिससे उसको कोई डर ना रहे और बेहतर तरीके से वो अपने राज्य का एक्सपेंशन कर सके, और जिससे जिससे उसको इकोनॉमिक बेसिस पे रिसोर्स की मदद और स्पाइस की मदद और कोई भी मिलिट्री सपोर्ट का बेसिस या ट्रेड इकोनॉमी का बेहतर डेवलपमेंट कर सके। इसके बाद चंद्रगुप्त के बाद समुद्रगुप्त ने उनको सक्सीड किया, तो कुमार देवी के नाम पे उसने गुप्ता कॉइन का भी ईजाद किया। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। अब इसको क्यों गोल्डन एज कहा जाता है, ये क्वेश्चन आ जाता है जनरली। तो कुछ रिफरेंसेज अलग अलग टेस्ट में फाइयान ने दिए हैं। उन्होंने बताया कि गोल्डन एज इस वजह से है क्योंकि इसमें सबके रोल्स डिफाइन है, सोसाइटी पूरी तरीके से स्टेबल थी, पीपल खुशी थे, पीपल जो है वो पूरी तरीके से टैक्स को पे करते थे, जॉइंट फैमिलियाँ थी जिनमें उनके वैल्यू थी, कोऑपरेशन बेहतर था, आइसोलेशन कम था, लोनलीनेस कम था, जिससे पीस थी, हैप्पीनेस था, गुरुकुल एजुकेशन था जो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन था कि गुरु शिष्य परंपरा चलती थी कि जो कोई भी आदमी को अगर ज्ञान अर्जित करना है तो वो गुरु के सामने बैठकर शिक्षा ग्रहण करता था, और शिक्षा जो है उसको नैतिक मूल्यों पे दी जाती थी। और जो मेल होता था, पुरुष प्रधान कंट्री थी, वुमेन जो है वो इक्वली एम्पावर्ड नहीं थी, फैमिली ऑक्यूपेशन धीरे धीरे पास होता था, अरेंज मैरिज होती थी, आज की तरह लव मैरिज नहीं थी, कॉन्सेप्ट ऑफ स्लेव कुछ जगह था। तो ये कुछ सारी चीज़ें थी जो हमको बताती हैं कि हम क्यों इसको गोल्डन एज कहते हैं। लाइफ अगर देखें तो कुछ अच्छी चीज़ें भी थी, कुछ बुरी, लेकिन अधिकतर अच्छी चीज़ें होने की वजह से हम इसको गोल्डन एज की श्रेणी में रखते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और अगर समझ में आए तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें और अपने दोस्त अर्पित कुमार इलाहाबादिया को लाइक सब्सक्राइब करते रहें। तो फिर मिलूँगा। अब आगे का भी आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिया हूँ कि कोई भी एम्पायर हो उसमें हर चीज़ देखने को आपको मिलेगी, उसकी हिस्ट्री कैसी थी, उसके रिलेशन कैसे थे, उसकी डिप्लोमेटिक रिलेशन दूसरे कंट्रियों से कैसे थे, सोसाइटी उसकी कैसी थी, उन्हें इकोनॉमिक बेसिस पे क्या करते थे, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर वहाँ कैसा था, कल्चर वहाँ कैसा था, वहाँ की इकोनॉमिक व्यवस्था कैसी थी, वहाँ के सिक्योरिटिकल बेसिस कितना मजबूत था, वहाँ उनकी कौन कौन सी स्ट्रेटजियाँ थी, कौन कौन से साइलेंट मूव थे जिसके जरिए वो इतने बड़े एम्पायर बने, कैसे उनके रिलेशन अदर थे, कौन कौन फिलोसफर हुए, कौन कौन से फिलोसफिकल आइडियोलॉजी थी, कौन कौन से उन्होंने युद्ध लड़े। ये सारी चीज़ें, कोई भी एम्पायर ऐसे नहीं बनता है, बहुत सारी चीज़ें खोनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ें पानी पड़ती हैं, तब जाके एम्पायर बनता है। कितना वो इमोशनली मजबूत थे, कितना कोई भी सिचुएशन पे हार नहीं मानते थे, कैसे उनके रिलेशन दूसरे कंट्रियों के साथ थे, ट्रेड कॉमर्स कितना बेहतर था, कितनी राजा प्रजा को सिक्योरिटी देता था, सोवरेनिटी कितनी थी। तो ये सारी चीज़ें, कोई भी गुप्ता पीरियड हो या कोई भी पीरियड हो, आप लोगों को मैंने पिछले भी बहुत सारी चीज़ें बताया कि कोई भी चीज़ हो वो आइडियोलॉजी से ही जनरेट होती है।
तो एक आइडिया जब तक आप स्ट्रांग नहीं रखेंगे तब तक आप एम्पायर कैसे बना पाएंगे। तो एम्पायर बनाने के लिए सबसे पहले आपका जो मेंटल माइंड है उसको पूरी तरीके से चेंज करना पड़ेगा। जब आपका मेंटल माइंड चेंज हो जाएगा तो आप, स्वाभाविक सी बात है, उस चीज़ को बेहतर परफॉर्म करेंगे, आप चीज़ों को समझेंगे। तो ऐसे ही चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त थे जिन्होंने गुप्ता एम्पायर का डंका पूरे विश्व में फैलाया। पूरे विश्व में ऐसा शक्तिशाली एम्पायर और ऐसा गोल्डन एज शायद ही अब दोबारा देखने को मिलेगा, क्योंकि उनके जो पॉलिसी थी, जो उनकी स्ट्रेटजी थी, जो उनकी प्लानिंग थी, वो बहुत ही बेहतर थी, वो फ्लेक्सिबल थी, उसमें कोऑर्डिनेशन था, उसमें एक बैलेंस अप्रोच था, जिसके जरिए वो बेहतर तरीके से कैसे साम्राज्य को बढ़ाना है, कैसे उसको चलाना है, कैसे अपनी स्ट्रेटजी बनानी है कि उनको कोई गिरा ना पाए। क्योंकि कोई भी साम्राज्य अगर बढ़ेगा तो उसको गिराने के लिए तमाम रियासत और हुकूमतें हैं लोकल लेवल की या जो और है उनको गिराने के लिए, लेकिन किस प्रकार से प्लानिंग करके, बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज करके और बेहतर सिक्योरिटी का मैनेजमेंट करके वो कैसे बॉर्डर का इलाका, कैसे अपनी मिलिट्री बेस को मजबूत करना, कैसे इकोनॉमिक व्यवस्था को मजबूत करना, कैसे लोकेशन और स्ट्रेटजी का यूज करना, ज्योग्राफिकल जो स्ट्रक्चर है उसको मजबूत बनाना, एक आइडियोलॉजिकल या हम कह सकते हैं इमेजिनेशन की सोच रख के किस प्रकार से कौन कौन सी स्ट्रेटजी अपनाना है, कैसे जो एक स्ट्रेटजी होती है, हम कह सकते हैं कि गुप्त रणनीति, जो कूटनीति उनकी एक नीति होती है जिसके जरिए कोई भी राजा एक्सपेंड करता है और अपने साम्राज्य को आगे ले जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल इटर्निटी अर्पित कुमार इलाहाबादिया के चैनल से जुड़े रहें। तो फिर मिलूंगा कोई नए टॉपिक के साथ दोस्तों। तब तक आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि चैनल को कृपया लाइक सब्सक्राइब करते रहें और अपने दोस्त अर्पित कुमार इलाहाबादिया को भी लाइक सब्सक्राइब करते रहें, और जनरल अवेयरनेस फ्रेटर्निटी जो कि आप लोग उसको भी लाइक सब्सक्राइब करते रहे। तो फिर मिलूंगा कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक अपने दोस्त अर्पित कुमार इलाहाबादिया को इजाज़त दीजिए। तो फिर ये आप लोगों को आज बेसिक लाया हूँ, अभी इसमें 2-3 लेक्चर में आप लोगों को गुप्ता एम्पायर बहुत ही बेहतर तरीके से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। कोई भी चीज़ जो आप इसी तरीके से सोचिए कि कोई भी एम्पायर, उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी, वहाँ कैसा राजा था, किससे शादी करी, कौन कौन से उसके रिलेशन थे, सोसाइटी कैसी थी, इकोनॉमिक व्यवस्था क्या थी, पॉलिटिकल सिस्टम क्या था, कल्चर क्या था, उनकी पेंटिंग कैसी थी, आर्ट कैसी थी, क्राफ्ट कैसी थी, कौन कौन से सिस्टम थे, एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार से काम करता था, लोकल गवर्नेंस की व्यवस्था क्या थी, सिक्योरिटी किस तरीके थी, इथिकल पर्सपेक्टिव कैसा था, साइकोलॉजिकल एटीट्यूड उनका कैसा था। इसी पे कोई भी बेस या ढांचा हो, इसी पे हम जो एक स्ट्रक्चरल पॉसिबिलिटी है उसको जनरेट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ज़्यादा जानकारी के लिए इटर्निटी अर्पित कुमार इलाहाबादिया के चैनल से जुड़े रहें। तो फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत। आशा करता हूँ कि आप लोग पढ़ते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे और अपने दोस्त अर्पित कुमार इलाहाबादिया को सपोर्ट करते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।